नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत है उसकी कर व्यवस्था किस प्रकार से है, कैसे करों के विभिन्न प्रकार हमको मिलते हैं। हम यह भी समझेंगे कि जो कर व्यवस्था थी उसमें किस तरह से परिवर्तन होते हैं, मतलब अलग अलग शासक आते हैं और वह करों को किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं, उसको भी हम ठीक से समझेंगे। उसके बाद हम यह समझेंगे कि जो भू राजस्व प्रणाली है वह किस प्रकार की है, कैसे भू राजस्व डिसाइड किया जाता है उसको हम समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत का काल है उसमें जो तकनीकी और आर्थिक विकास हुआ वह किस प्रकार से हुआ। दिल्ली सल्तनत में जो उद्योग और व्यापार हैं वह किस प्रकार से हैं। उसके बाद जो आयात निर्यात है दिल्ली सल्तनत में उसे हम समझेंगे और अंत में हम समझेंगे कि जो दास व्यवस्था है दिल्ली सल्तनत में वह किस प्रकार से है। तो आज की वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स हम दिल्ली सल्तनत के बारे में कवर करेंगे, स्पेशली जो इनकी राजस्व व्यवस्था है उससे संबंधित बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा जिससे आप लोग इस वीडियो का पूरा लाभ उठा पाए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ सके। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए देखें दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था को। सबसे पहले हम जब दिल्ली सल्तनत को देखते हैं तो मुख्यतः हम 5 प्रकार के कर पाते हैं जो दिल्ली सल्तनत के लोग वसूलते हैं। ये कर कौन से हैं? एक आपका हो गया उश्र, एक आपका है खराज, खराज के अलावा खुश्म, जकात और जजिया। यह 5 प्रकार के कर हैं जो दिल्ली सल्तनत के लोग या दिल्ली सल्तनत के सुल्तान वसूलते थे। एक एक को हम देखते हैं। सबसे पहले आपका उश्र। उश्र क्या है? यह मुसलमानों से लिया जाता था। अब आप ध्यान रखेंगे कि जो यह कर व्यवस्था होगी, इस कर व्यवस्था में कई सारे विभेदीकरण आपको दिखेंगे। मतलब कुछ ऐसे कर होंगे जो केवल मुसलमानों से लिए जाएंगे, कुछ ऐसे कर होंगे जो केवल और केवल हिंदुओं से लिए जाएंगे। कर व्यवस्था में भी जो रेट है उस रेट में भी आपको अंतर मिलेगा। मतलब जो हिंदू है उनसे अलग रेट से कर लिया जाएगा, जो मुसलमान है उनसे अलग रेट से कर लिया जाएगा। और जो प्रणाली है कर व्यवस्था की वह व्यवस्था भी समय के साथ बदलेगी, उसे भी हम समझेंगे। जो रेट है वह भी बदलेंगे, किसको छूट मिले और किससे कर वसूला जाए उनमें भी परिवर्तन होंगे, तो उसे भी हम समझेंगे। तो उश्र क्या है? मुसलमानों से लिए जाने वाला कर जो 5% से लेकर 10% तक होता था। तो उश्र क्या है? एक प्रकार का यह भूमि कर है, लेकिन यह किससे लिया जा रहा है? मुसलमानों से। दूसरा आपका है खराज। खराज किससे लिया जाएगा? गैर मुसलमानों से। और यह कितना होगा? 1/3 या 1/2%, मतलब 33 से लेकर 50% तक। तो एक अलग रेट से टैक्स लिया जाएगा, किससे? गैर मुसलमानों से। मुसलमानों का टैक्स रेट क्या है? 5% से 10%। गैर मुसलमानों का क्या है? 1/3 से 1/2 तक। एक अगला टैक्स खुश्म। खुश्म क्या है? जब कोई लूट हो या खजाना मिल जाए, भूमि में गड़ा हुआ धन मिल जाए, तो उससे 1/5 भाग राज्य ले लेता था और जो बाकी बचा भाग है 4/5 भाग, वहां पर जो सैनिक हैं उनका अधिकार स्थापित हो जाता था। यानी अगर किसी व्यक्ति को कोई खजाना मिल गया, कोई भूमि में गड़ी हुई चीज मिल गई या लूट, सबसे इंपॉर्टेंट यह है, तो लूट के माल में भी बंटवारा होता था। 4/5 भाग सैनिकों को मिलता था, 1/5 भाग सुल्तान को मिलता था या राज्य को मिलता था। इसका मतलब जिसके पास से खजाना मिलता था या जिसको खजाना मिलता था उसे कुछ नहीं मिलता था। लेकिन यह व्यवस्था परिवर्तित हुई कब? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान। इस समय फिरोज शाह तुगलक ने छूट दी कि जिसको भी खजाना मिले या भूमि में गड़ा हुआ कोई धन मिले वह उसका अधिकार है। लेकिन उसके अलावा दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान हैं वह इन पर टैक्स लेते हैं, या हम कह सकते हैं कि अपना हिस्सा लेते थे। उसके बाद है आपका जकात। जकात क्या है? यह मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर है। यानी यह एक तरीके से निर्धारित कर था जिसे हर मुसलमान को देना ही था। और यह कितना था? 2 से लेकर 2.5% तक। तो मुसलमानों की जो भी आय हो उस आय में से एक हिस्सा जो कमजोर वर्ग है समाज का उसे भी मिले, तो उसके लिए टैक्स लिया जाता था। और यह टैक्स 2% से लेकर 2.5% तक होता था। तो आपका जकात हो गया। फिर आपका एक हो गया जजिया। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाता था। और यह लिया क्यों जाता था? क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत है वह कहती थी कि जो गैर मुसलमान है उनके धार्मिक अधिकार, उनके सामाजिक अधिकार, उनके जीवन जीने का अधिकार, उनके संपत्ति का अधिकार, अगर यह सब कुछ सुरक्षित रखना है तो जजिया देना पड़ेगा। तो जजिया गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला टैक्स है जो दिल्ली के सुल्तान वसूलते थे। लेकिन इसमें जो स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, भिखारी हैं, पुजारी हैं, इनसे टैक्स नहीं लिया जाता है। लेकिन हम परिवर्तन देखते हैं, जो यह पुजारी वर्ग है और जो आपका यह साधु वर्ग है। साधु और पुजारी में अंतर है, थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। तो जो पुजारी वर्ग है यह दरअसल हमको थोड़ा संपन्न मिलता है, यानी इसके पास धन है। और जो साधु है वह पूरी तरह से वैराग्य में है, यानी धन से उसका कोई लेना देना नहीं है।
तो जो साधु वर्ग है इससे टैक्स नहीं लिया जाता था, लेकिन जो पुजारी वर्ग है, बाद में जब फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल आता है तो इससे टैक्स लिया जाने लगेगा। तो जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही मुख्यतः पुजारी होते थे, तो ब्राह्मणों से जजिया लिया जाएगा जब शासनकाल आएगा फिरोज शाह तुगलक का। तो फिरोज शाह तुगलक कर व्यवस्था में दो चीजों से कनेक्टेड है, एक आपका खुश्म, दूसरा आपका जजिया। जजिया में कैसे? ब्राह्मणों से लेगा। खुश्म क्या? जिसमें यह परिवर्तन करेगा कि जो अचानक से किसी को धन मिलता है उसमें राज्य का हिस्सा नहीं होगा। तो यह 5 तरह के टैक्स हैं जो दिल्ली सुल्तानों द्वारा वसूले जाते थे। और भी कई कर लगते थे, लेकिन इसमें परिवर्तन होता रहता था। जैसे कई बार हम आयात कर भी देखते हैं। यह जो व्यापारिक वस्तु हैं उन पर 2.5% और जो घोड़े हैं उन पर 5% लिया जाता था। यानी घोड़े भी मंगाए जाते थे और जो अन्य वस्तुएं हैं यह भी मंगाई जाती थी, बाहर से निर्यात होता था, तो उनमें भी हम देखते हैं कि टैक्स लगता था। फिर हम देखते हैं चराई कर, यह भी वसूला जाता था। यानी यह तय होता था कि जितने आपके पास पशु हैं उनकी किस प्रकार से उपयोगिता है, उसके आधार पर यह टैक्स वसूला जाता था। यानी जो पशुपालक है या जो पशु रखने वाला व्यक्ति है उसे टैक्स देना पड़ेगा। इसके आधार पर कितने पशु हैं उसके पास और उन पशुओं की उपयोगिता क्या है। जैसे यदि दूध देने वाला है तो ज्यादा टैक्स, और अगर दूध नहीं देता है तो टैक्स का रेट कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर बैल मजबूत है या युवा अवस्था में है, यानी खेती में वह सहायक हो सकता है, तो टैक्स का रेट ज्यादा। अगर ऐसा नहीं है, मतलब बूढ़ा बैल है, तो टैक्स का रेट कम। तो इस तरह से जो चराई कर है वह वसूला जाता था। इसके बाद हरज एक टैक्स है। हरज क्या है? यह भूमि से संबंधित जितने भी कर हैं उनका एक सामूहिक नाम था। यानी हरज के अंतर्गत सारे कर आएंगे जो भूमि से संबंधित लिए जाएंगे, अर्थात जितने भी भूमि कर हैं वह सब क्या कहलाएंगे? हरज। फिर एक टैक्स है पेशकश। पेशकश हम देखते हैं कि जो उपहार के रूप में दिया जाता है, यानी जो शासक है, मुख्य शासक, वह अधीनस्थ शासकों से ऐसा टैक्स लेता था या उपहार लेता था। लेकिन आप यह ध्यान रखेंगे कि यह उपहार इच्छा पर डिपेंडेंट नहीं था। यानी जो व्यक्ति उपहार दे रहा है यह पूरी तरह से उसकी मर्जी पर डिपेंडेंट नहीं था। उपहार भी एक तरह का टैक्स बन गया था जो अधीनस्थ सामंतों को या अधीनस्थ शासकों को, दिल्ली सुल्तानों को देना पड़ता था। तो समय के साथ इसमें भी परिवर्तन होता रहा और इस तरह हम देख पाते हैं कि बहुत सारे टैक्स वसूले जाते हैं। अगली व्यवस्था हम देखें तो जो कर व्यवस्था है या जो टैक्स कलेक्शन की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन हुए। जैसे जैसे सुल्तान आएंगे वह अपनी व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। अब इनका आधार क्या होगा, मतलब यह टैक्स व्यवस्थाएं क्यों बदली जाएंगी? एक तो जो सुल्तान है, सुल्तान का जो अधिकार क्षेत्र है वह कितना है, इस बात पर डिपेंडेंट होगा। दूसरा जो आर्थिक स्थिति है, यानी उस सुल्तान के पहले के जो सुल्तान रहे हैं उन्होंने आर्थिक स्थिति किस प्रकार की छोड़ी है और जो वर्तमान आर्थिक स्थिति है वह किस प्रकार की है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य होगा। फिर सुल्तान का जो व्यक्तित्व है वह व्यक्तित्व किस प्रकार से है वह भी, और जो पड़ोसी शक्तियां हैं उनका दबाव कितना है यह भी काम करेगा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर टैक्स लिया जाता है। तो अब हम समझें कि यह व्यवस्थाएं किस प्रकार से परिवर्तित हुई। सबसे पहले हम शासनकाल देखते हैं इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश वह पहला सुल्तान था जिसने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। इक्ता प्रणाली का मतलब जो इसके अधीनस्थ लोग हैं, और अधीनस्थ का मतलब एक आपके हो गए प्रशासनिक और एक आपके हो गए सैन्य। तो जो भी अधीनस्थ हैं उनको टैक्स में हिस्सा मिले, उसके लिए यह व्यवस्था है। यानी जो अधीनस्थ प्रशासनिक अधिकारी हैं या सैन्य अधिकारी हैं इनको जमीन दे दी जाती थी और यह जिम्मेदारी दी जाती थी कि यह टैक्स वसूले, और टैक्स वसूल कर क्या करें, शाही खजाने में जमा करें। लेकिन एक हिस्सा इनको भी मिलता था उस वसूले गए टैक्स में। तो यह व्यवस्था बनाई किसने? इल्तुतमिश ने। तो इक्ता प्रणाली भी टैक्स कलेक्शन का एक माध्यम था। इक्ताएं 2 प्रकार की होती थी। जैसे एक खालसा भूमि के बाहर की इक्ता जिसमें राजस्व संबंधी एवं प्रशासनिक दोनों अधिकार होते थे। यानी एक आपकी खालसा भूमि हो गई। खालसा भूमि मतलब ऐसी भूमि जो शाही नियंत्रण में है, यानी सुल्तान के डायरेक्ट कंट्रोल में है और सुल्तान इससे टैक्स वसूलता था। मतलब इससे जितना भी टैक्स वसूला जाता था वह शाही खजाने में जाता था। तो इस तरह की भूमि के बाहर, मतलब ऐसी भूमि जो सुल्तान के कंट्रोल में डायरेक्ट नहीं है बल्कि किसी सामंत के कंट्रोल में है, तो इस भूमि पर जो टैक्स है वह तो सामंत वसूलता था। लेकिन उसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकार है वह भी हमको देखते हैं कि उसी सामंत के पास बने हुए होते थे। यानी इस व्यक्ति को कहा जाएगा मुक्ता। सबसे पहली चीज, मतलब जो सामंत प्रशासनिक अधिकार और राजस्व संबंधी अधिकार
दोनों अपने पास रखें, वह कहलाएगा मुक्ता। और यह भूमि कैसी होगी? खालसा भूमि से बाहर। दूसरा क्या होगा? एक तरह की व्यवस्था हम और देखते हैं। यह खालसा का ही अंग होता था, यानी कई सारे गांव होते थे छोटे छोटे, उनको जोड़ दिया जाता था आपस में और उससे एक इक्ता बनाया जाता था। लेकिन यह इक्ता अलग होगा। कैसे? इससे जो सामंत हैं वह टैक्स नहीं लेंगे, मतलब सामंतों के अंतर्गत यह भूमि नहीं होगी। इस भूमि को इक्ता में परिवर्तित करने का कारण क्या है? जो सैनिक हैं उनके वेतन दिए जा सके। तो हो क्या रहा था? कुछ छोटे छोटे गांव होते थे जो सुल्तान के नियंत्रण में होते थे, यानी सुल्तान इस पर पूरा नियंत्रण रखता था। तो इन गांवों को मिलाकर एक इक्ता बना दिया जाता था और इस इक्ते से जो आय होगी वह आय जाती थी कहाँ? सैनिकों में। उस सैनिकों का जो वेतन है, जो उनके खर्चे हैं, वह इन इक्ताओं से पूरा किया जाता था। तो इक्ता की दो श्रेणियां हैं इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान। और यहाँ के जो इक्तेदार हैं उनको ना तो राजस्व के अधिकार थे और ना ही प्रशासनिक अधिकार थे। मतलब इस तरह की इक्ताओं के सारे नियम कानून कौन बनाता था? सुल्तान बनाता था। इस तरह से वहां का प्रशासन चलेगा, इस तरह से वहां से टैक्स वसूला जाएगा, यह सब कुछ तय करता था सुल्तान। लेकिन इक्तेदार वहां भी होते थे। तो इस तरह दो श्रेणियां हैं। फिर हम देखते हैं कि जब शासनकाल आता है अलाउद्दीन का और मोहम्मद बिन तुगलक का, तो किस तरह के परिवर्तन होते हैं। इन दोनों के साथ हम एक चीज देखते हैं कि भूमि की पैमाइश की गई। इससे पहले जो टैक्स वसूला जाता था वह उत्पादन अनुमान पर वसूला जाता था, यानी किसी क्षेत्र से कितना उत्पादन होगा उसके आधार पर टैक्स वसूला जाता था। इन्होंने क्या किया? अलाउद्दीन ने और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों ने, इन्होंने भूमि की पैमाइश करवाई। और जब पैमाइश करवाई गई तो यह पता लगा कि जो टैक्स है वह कितना वसूला जाना चाहिए। इससे जो टैक्स का रेट है, एक तो वह रेट सही किया गया, और जब रेट सही किया गया तो जो पैदावार है उसका सही अनुमान लगा। जो टैक्स का कलेक्शन है वह कलेक्शन भी ठीक होने लगा। तो क्योंकि जो अलाउद्दीन था इसने सैन्य विस्तार किए थे काफी सारे, और इसके जो खर्चे हैं वह खर्चे काफी ज्यादा हैं। इसके अलावा अलाउद्दीन के शासनकाल में हम यह भी देखते हैं कि यह ऐसे बहुत सारे परिवर्तन करता है जिससे से ज्यादा टैक्स का कलेक्शन हो पाए। आर्थिक व्यवस्थाओं में बहुत सारे सुधार, बाजार व्यवस्थाओं में बहुत सारे सुधार, यह सब कुछ यह करता है तो टैक्स का कलेक्शन बढ़े। इसलिए इसने भूमि की पैमाइश भी करवाई, यानी टैक्स ठीक तरीके से प्राप्त हो सके। मोहम्मद बिन तुगलक भी यही काम करता है। इसके अलावा अलाउद्दीन ने एक काम और किया जिसकी चर्चा हमने बार बार की है। इसने केंद्रीयकरण की व्यवस्था अपनाई। और केंद्रीयकरण की व्यवस्था का मतलब जो बहुत सारे इक्तेदार थे, वो क्या रहा था? जो सुल्तान है, यह सुल्तान क्या करता था? अपने पास ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए इक्ता देता था। यानी जितने ज्यादा लोगों को इक्ता मिलता था, सुल्तान को ऐसा लगने लगा था कि वह उसके समर्थक हैं। लेकिन अलाउद्दीन केंद्रीकरण की व्यवस्था के साथ आता है और जो यह बहुत सारे इक्ते बन गए हैं इनको समाप्त कर देता है। और इसके अलावा एक परिवर्तन और हो रहा था। एक बार किसी व्यक्ति को जब इक्ता मिल जाता था तो उसके जो वंशज हैं वह भी उस इक्ता को एंजॉय करते थे। यानी एक बार किसी व्यक्ति को इक्ता मिल गया तो वह इक्ता उसके वंशजों में आगे ट्रांसफर होता रहता था। इस सारी व्यवस्था पर अलाउद्दीन ने रोक लगा दी और स्पेशली इसने रोक लगाई कि जो सैनिक हैं उन सैनिकों को इक्ता नहीं दिया जाएगा। यानी सैनिकों को अब नगद वेतन दिया जाएगा, इक्ता उनसे वापस ले लिया जाएगा और जो इक्ता की भूमि है उसको खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो अलाउद्दीन सेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस के साथ आगे आता है और टैक्स व्यवस्था में बड़े परिवर्तन करता है। उसके बाद जब बलबन का शासनकाल आता है तो यह भी व्यवस्था में परिवर्तन करता है। इसके जो पुत्र हैं उनको यह नियुक्त करता है। कैसे? गवर्नर के रूप में। तो बहुत सारे प्रांतों का विभाजन है और उन प्रांतों में जो नियंत्रणकर्ता की भूमिका में है, अब वहां पर यह अपने पुत्रों को नियुक्त कर देगा और एक पद बनाएगा। पद का नाम है ख्वाजा। तो दो व्यक्ति नियंत्रण संभालेंगे, एक जो राजा का पुत्र है जो गवर्नर के रूप में काम करेगा, दूसरा ख्वाजा। ख्वाजा क्या करेगा? यह भी टैक्स कलेक्शन में मदद करेगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि बलबन के शासनकाल के दौरान द्वैत शासन प्रारंभ होता है प्रांतों में। दो व्यक्ति अब शासन को देख रहे हैं, एक आपका ख्वाजा, दूसरा आपका गवर्नर। दोनों का नियंत्रण है कहां पर? प्रांतों में। बलबन यह परिवर्तन करेगा। ये जो आपका ख्वाजा है, यह ख्वाजा किसके अंडर में था? मुक्ता। मुक्ता सबसे मेन था। मुक्ता के अंतर्गत कौन था? ख्वाजा। और ख्वाजा टैक्स कलेक्शन को देखता था, लेकिन जो प्रशासन का काम है वह काम देखता था राजा का पुत्र जो गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अब दो लोग हैं, एक आपका राजा का पुत्र या सुल्तान का पुत्र, दूसरा शाही अधिकारी। अब यहाँ पर जो शाही अधिकारी है, पहला कौन है? मुक्ता, जो सबसे मेन अधिकारी है टैक्स कलेक्शन के लिए। इसके नीचे है आपका ख्वाजा। ये दोनों मिलकर क्या देखते थे? टैक्स को, या हम कहें यह राजस्व व्यवस्था को देखते थे।
और जो यह राजा का पुत्र है यानी सुल्तान का जो पुत्र है, यह क्या देखता था? प्रशासन। तो इस तरह से व्यवस्था में परिवर्तन हो गया। इसके समय काल में, बलबन के समय काल में। इसके अलावा एक परिवर्तन इसने और किया। इक्ता जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था में हम यह भी देखते हैं कि जो इक्तेदार हैं वह अपना इक्ता दूसरे को दे देते थे कई बार। इस व्यवस्था में इसने परिवर्तन कर दिया कि अब एक व्यक्ति को जो इक्ता मिलेगा वह किसी और को नहीं दे सकता है। पहला परिवर्तन। दूसरा, अपने ही उत्तराधिकारियों को जो इक्ता देने की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था पर भी इसने रोक लगा दी। तो इक्ता अब ट्रांसफर नहीं होगा। यह सिस्टम बलबन ने डेवलप किया। और जो यह ख्वाजा अधिकारी है, इसकी नियुक्ति कब हुई? 1279 में। तो जो इक्तेदार हैं उनपे यह निगरानी रखने का काम करता था। जो आपका यह ख्वाजा नियुक्त हुआ था मुक्ता के अंतर्गत, यह क्या काम करता था? यह देखता था कि कोई इक्तेदार एक तो टैक्स गलत ना दे, दूसरा अपने इक्ते को किसी दूसरे को ट्रांसफर ना करे। यह काम कौन देख रहा था? ख्वाजा। उसके बाद हम देखते हैं जब शासनकाल आता है मोहम्मद बिन तुगलक का, तो यह भी परिवर्तन करेगा। ये जो आपका मुक्ता था और एक पद और था वली। वली कौन था? ग्राम प्रशासक। तो इनके पास जो अधिकार थे उनको वह वापस ले लेता है और अब अधिकार देता है एक नए पद को, वली उल खराज। एक नया पद बनाया जाता है इसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और जो मुक्ता है और वली है, इनके अधिकार छीन लेता है और इस नए प्रशासक को नियुक्त करता है। यह भी एक शाही अधिकारी है। तो इस तरह जो यह शब्द हैं, यह शब्द आप ध्यान रखिएगा। जैसे ख्वाजा क्या काम देखेगा, मुक्ता क्या काम देखेगा, वली उल खराज क्या काम देखेगा, तो किस तरह से यह राजस्व व्यवस्था से कनेक्टेड है, इनके क्या क्या अधिकार है, क्यों नया पद बन रहा है, पुराने पद को क्यों समाप्त किया जा रहा है, वह सब कुछ आप जब देखे रहेंगे तो जब भी परीक्षा में पूछा जाएगा कि यह अधिकारी किससे कनेक्टेड है, तो आपने उस अधिकारी से संबंधित 360 डिग्री एनालिसिस कर लिया है। आपने वह हर चीज देख ली है कि वह व्यक्ति क्यों नियुक्त था, क्या कमियां आई और क्यों परिवर्तन हुआ। तो प्रीलिम्स में आपके लिए आंसर टिक करना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए इतने डिटेल से इस टॉपिक को करवाया जा रहा है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान जो परिवर्तन हुए उसे हमने देख लिया। अगला हम देखें फिरोज शाह तुगलक के दौरान। यह क्या करता है? जो इक्ता व्यवस्था है उसको फिर से स्थापित कर देता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हमने देखा यह बहुत सारे परिवर्तन करता है और सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि जो उलेमा है उनसे इसका विद्रोह होता है, यानी उलेमा इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? क्योंकि यह धर्म में हस्तक्षेप कर रहा था, धार्मिक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप कर रहा था। और जो उलेमा है उनको यह लग रहा था कि धार्मिक व्यवस्थाएं उनके अधिकार क्षेत्र में हैं और सुल्तान द्वारा उनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। और जब यह हस्तक्षेप करने लगा तो उलेमा इसके विरोध में खड़े हो गए। तो एक तो उलेमाओं को खुश करने के लिए, और क्योंकि जो इक्ता व्यवस्था है उसमें पीछे से परिवर्तन होता हुआ चला आ रहा है, यानी जो इक्तेदार हैं उनकी शक्तियां लगातार कम की जा रही हैं, तो फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल आते आते यह व्यवस्था फिर से स्थापित करनी पड़ेगी। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक अब यह चाहता है कि जो इक्तेदार हैं या जो सामंत हैं वह उसके प्रति समर्पित हो, तो वह इक्ता व्यवस्था को फिर से स्थापित करेगा। और जो इक्तादार हैं उनके साथ एक समस्या क्या थी? वंशानुगत अधिकार की समस्या। जो व्यवस्था पीछे अभी परिवर्तित हुई, अपने वंशजों को इक्ता नहीं दिया जा सकता, एक इक्तेदार अपने इक्ता को दूसरे को ट्रांसफर नहीं करेगा। जो व्यवस्थाएं रोकी गई थी उन व्यवस्थाओं को फिरोज शाह तुगलक फिर से शुरू करता है। अब इक्तादारी वंशानुगत हो गया, अपने वंशजों को इक्ता दिया जा सकता है। और इसके अलावा जो सैनिक है इनसे भी इक्ता छीना गया था और इसमें सबसे ज्यादा काम किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सैनिकों से जो इक्ता छीन लिया गया था और उनको नगद वेतन देने की व्यवस्था की गई थी, उस व्यवस्था को फिर से परिवर्तित किया गया। अब सैनिकों को फिर से इक्ता दिया जाएगा और वेतन के रूप में यह इक्ता इन्हें मिलेगा। यह व्यवस्था परिवर्तित हो गई फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान ही हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा इक्ताएं बनाई गई। क्यों बनाई गई? क्योंकि यह उलेमाओं के अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहता था, पहला कारण। दूसरा कारण यह कि जो इसके सामंत हैं वह इसके विरोधी ना हो, तो उनको भी यह इक्ताएं खूब सारी देता है। इसके बाद जो सैनिक हैं वह सैनिक भी विद्रोह ना करें, तो उनको भी इक्ताएं खूब सारी यह देता है। एक प्रमुख कारण और जो इसकी राजस्व व्यवस्था है वह व्यवस्था कमजोर हो चुकी है, यानी आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो चुकी है। धन शाही खजाने में कम है और जब धन शाही खजाने में कम है तो इसे यह परिवर्तन करने पड़े जिससे जो अधीनस्थ लोग हैं वह सुल्तान के साथ जुड़े रहें और समर्पित रहें सुल्तान के प्रति। तो यह बहुत सारे परिवर्तन भी करेगा। तो इस तरह कर व्यवस्था में परिवर्तन होता है। अब हम देखें कि जो भू राजस्व वसूला जाता था उसको निर्धारित करने के
तरीके क्या थे, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा कि भू राजस्व 5 तरीकों से मुख्यतः वसूला जा रहा है और उस व्यवस्था में हमने एक व्यवस्था ठीक से समझा, इक्ता व्यवस्था कैसे परिवर्तन हुआ। उसके अलावा हमने यह भी समझा कि जो कर व्यवस्था है उसमें नए नए अधिकारी कैसे नियुक्त हुए, कैसे व्यवस्थाओं को बदला गया। लेकिन जो टैक्स का रेट डिसाइड हो रहा है वह किस प्रकार से हो रहा है उसे भी हमें समझना होगा। तो सबसे पहली व्यवस्था हम देखते हैं कि क्या है, बटाई की व्यवस्था। बटाई की व्यवस्था मतलब क्या, किसी क्षेत्र को किसी को दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं सुल्तान है, सुल्तान एक क्षेत्र किसी को देता है और हम यहाँ मानते हैं सामंत को। तो अपने सामंत को सुल्तान एक क्षेत्र देता है कि वह उस पर अपना अधिकार कायम करे। अधिकार कैसे, एक तो राजस्व के, दूसरा प्रशासनिक, दोनों तरह के अधिकार यह कायम करता था। और उसके बाद जो सुल्तान है वह हिस्सा देता था राजस्व से। तो यह व्यवस्था क्या कहलाएगी, बटाई की व्यवस्था। तो इस व्यवस्था में हम देखते हैं कि जितना भी उपज है उस उपज में राज्य का एक हिस्सा होगा और यहाँ पर बहुत सारी प्रणालियां डेवलप की गई। जैसे एक किस्मत, गल्ला, गल्ला बख्शी अथवा हासिल। गल्ला बख्शी पूछा जा चुका है, यह आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि कर प्रणाली को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है और इसमें क्या व्यवस्था है, बटाई की व्यवस्था। यानी जितना भी उत्पादन होगा राज्य का उसमें एक हिस्सा है। बटाई भी हम देखते हैं कि 3 प्रकार की होती थी। ऐसे सबसे पहला खेत बटाई। खेत बटाई में क्या होता था, जैसे एक पूरा खेत है तो यह निर्धारित कर दिया जाता था कि जो यह 3 हिस्से हैं, यह 3 हिस्से इसके होंगे सामंत के या जिसको बटाई दी जा रही है, और जो एक हिस्सा है, यह चौथा हिस्सा, यह किसका होगा, राज्य का। तो यह क्या हो गया आपका खेत बटाई। दूसरा आपका लंक बटाई। इसमें क्या व्यवस्था है कि जब उत्पादन हो जाता था, यानी फसल कट के तैयार हो गई, अब फसल आएगी खलिहान में जहां भूसा अलग किया जाएगा फसल से। तो उससे पहले क्या होता था कि जब खलिहान में फसल आती थी, अब यहाँ खेत बट रहा है, खेत के बाद अब यहाँ क्या बटेगा, फसल बटेगी। तो जब पूरी फसल आ जाती थी खलिहान में तो वहां पर बंटवारा होता था। लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे कि भूसा अलग निकाले बिना, यानी खड़ी फसल जो आती थी खलिहान में कट के, उस फसल से बंटवारा होता था। तीसरा क्या होता था, रास बटाई। रास बटाई में क्या होता था, जो असली अनाज है, यानी जब भूसा अलग कर दिया जाता था अनाज से, उसके बाद जो अनाज बचता था उस अनाज में हिस्सेदारी होती थी। तो पहले क्या, खड़ी फसल यानी खेत ही बांट लिया जाता था कि जितना उत्पादन इस क्षेत्र में होगा वह राज्य का हिस्सा होगा। दूसरा तरीका लंक बटाई, जहां भूसा अलग नहीं किया जाता था, यानी जितना उपज हो जाता था पूरा खलिहान, उस खलिहान को बांटा जाता था। तीसरा रास बटाई, यानी इसमें अनाज को बांटा जाता था। तो बटाई की 3 व्यवस्थाएं हैं और इसके माध्यम से भू राजस्व डिसाइड हो रहा है। अगली व्यवस्था मसाहत की व्यवस्था। इसमें क्या है, भूमि की पैमाइश की जाती थी और जब भूमि की पैमाइश की जाती थी तो उसके आधार पर यह निर्धारित किया जाता था कि कितना टैक्स लेना है, यानी पूरी भूमि की पैमाइश की जाती थी। और जब पूरी भूमि की पैमाइश हो जाती थी तो उससे यह डिसाइड होता था कि कितना टैक्स लिया जाना चाहिए। और दरअसल पैमाइश के बाद वास्तविक उपज का अंदाजा लगाया जाता था, तो उसी के हिसाब से टैक्स लिया जाता था। तो जैसा अभी हमने पीछे देखा, इस बात पे सबसे ज्यादा फोकस्ड कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा विकसित यह परंपरा है, कौन सी, मसाहत की। अगली व्यवस्था मुक्ताई व्यवस्था। इसमें क्या देखते हैं हम, यह एक मिश्रित व्यवस्था है और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तो आपकी पैमाइश भी होगी, दूसरा जो उत्पादन है, यानी पैमाइश हो चुकी है पहले तो उसके हिसाब से टैक्स डिसाइड है, लेकिन फिर व्यवस्था में परिवर्तन होगा। यह जो पैमाइश के बाद टैक्स रेट डिसाइड है, इसमें भी एडिशन किया जाएगा और हिस्सा बांट व्यवस्था भी अपनाई जाएगी। अब ऐसा क्यों होगा, एक तो जो इक्ता है उसका फिर से बंटवारा होगा, बहुत सारे लोगों को इक्ता मिलेगा, और जो खालसा भूमि है वह भी हमको दिखेगी। तो खालसा भूमि से जो टैक्स लिया जाएगा वह पैमाइश के हिसाब से, और जो इक्ता से टैक्स लिया जाएगा वह कैसे, बांट व्यवस्था द्वारा। तो इस तरह हम परिवर्तन देखते हैं और यही व्यवस्था जो है यह मुगल काल तक चलेगी, और मुगल काल में इसको क्या कहेंगे, कानकूट। यह भी आप ध्यान रखेंगे। तो जो भू राजस्व की व्यवस्था है उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। अब हम देखते हैं आगे, जो आपकी यह इक्ता प्रणाली है इसकी शुरुआत किसने की। यह व्यवस्था शुरू की थी मोहम्मद गोरी ने, और सबसे ज्यादा काम इस पे किया इल्तुतमिश ने। उसके बाद जो अलाउद्दीन है इसने भूमि की पैमाइश की
और उसके बाद कर का निर्धारण किया और एक विभाग की इसने स्थापना की, मुस्त खराज। यह मुस्त खराज विभाग क्या करता था, जो बकाया राशि है राजस्व की उसे वसूलने का यह काम करता था और यह अंतर्गत किसके था, विजारत के, यानी जो वजीर है। तो वजीर के अंतर्गत एक पद है जिसका नाम है मुस्त खराज और मुस्त खराज बकाया टैक्स वसूलने का काम करता था। जब व्यवस्था आई गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल के दौरान, तो इसने पैमाइश व्यवस्था को छोड़ दिया और फिर से बटाई प्रथा को आरंभ कर दिया। इसने जो खुद है और जो मुकद्दम है, यह दोनों कौन है, ग्रामीण प्रशासक, इनको फिर से रियायतें दी। उसके अलावा यह भी तय किया कि लगान ज्यादा ना बढ़ाया जाए। एक साल में ज्यादा से ज्यादा 1/10 या 1/11 इससे ज्यादा लगान ना बढ़ाया जाए, यानी लगभग 10% से ज्यादा लगान ना बढ़ाया जाए प्रति साल। जैसे एक साल 100 रुपए टैक्स लिया जा रहा है, तो अगले साल ज्यादा से ज्यादा यह 110 या 109 रुपए के आसपास हो, उससे ज्यादा टैक्स ना वसूला जाए। यह व्यवस्था परिवर्तित की किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। और इसने कृषि व्यवस्था में बहुत सारे काम किए और बहुत सारी नहरें इसने बनवाई थी। इसको भी हमने बहुत डिटेल से कवर किया है कि गयासुद्दीन तुगलक ने किस तरह के परिवर्तन किए हैं, और स्पेशली जो उसकी सिंचाई व्यवस्था से संबंधित परिवर्तन है जिसमें उसने बहुत सारी नहरें बनवाई, उसकी चर्चा भी हमने काफी डिटेल से की है। फिर समय आएगा मोहम्मद बिन तुगलक का। यह किसानों को बहुत सारे ऋण देता है। कौन से ऋण, बोनधर और तकाबी, जिसमें यह तय किया जाता था या यह कोशिश की जाती थी कि जो किसान है वह ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सके, तो कृषि संसाधन किसान खरीद सके, जो खेती की लागत है वह राज्य द्वारा समर्पित हो। एक तरह से यह प्रयास कर रहा था कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, और बहुत सारे ऋण यह देता है। इससे जो कृषि व्यवस्था है उसमें बहुत सारा धन आता है। तो इसने फिर एक काम किया, क्या काम, जो आय व्यय है उसका लेखा तैयार करवाया और एक इनोवेशन कृषि फॉर्म खोला, यानी इनोवेशन एग्रीकल्चर फॉर्म खोला। इसलिए जो आय व्यय का लेखा है वह ठीक से रखा जाए और एग्रीकल्चर में बहुत सारा इनोवेशन हो, उसके लिए तो मोहम्मद बिन तुगलक बहुत सारे परिवर्तन करेगा। फिर जो फिरोज शाह तुगलक है यह आएगा, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक पुरानी व्यवस्थाओं के साथ फिर से आता है, यानी जो व्यवस्थाएं बीच में परिवर्तित हुई उन व्यवस्थाओं को यह फिर से रिवर्स कर देता है। और जो तकावी ऋण है जो पीछे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिए हैं, उन ऋणों को यह माफ कर देता है, क्योंकि इसे सबसे समर्थन चाहिए होता था। और बहुत सारे कृषि करों को भी समाप्त कर देता है, जैसे मुहादित सात, आबवाब, तो यह क्या है, कृषि कर है, इन करों को यह माफ कर देता है। जो चराई कर है, गृह कर है, उनको भी समाप्त कर देता है। लेकिन जजिया वसूला जाता है। लेकिन इससे पहले जजिया क्या था, एक भूमि कर था प्रारंभिक अवस्था में। अब यहाँ भी आप समझिए, जो गैर मुसलमान थे उन गैर मुसलमानों को अपने उत्पादन में से एक कर देना पड़ता था, और वह कर क्या था, जजिया, यानी कुल प्रोडक्शन के साथ ही यह टैक्स वसूला जाता था। इसने परिवर्तित किया, इसने भूमि कर से इसको अलग कर दिया। अब जजिया एक नए कर के रूप में वसूला जाएगा या एक अलग कर के रूप में वसूला जाएगा। यह भूमि कर का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा था कि बहुत सारी नहरें विकसित हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान। तो फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, एक तो कृषि व्यवस्था में सुधार करता है, सिंचाई व्यवस्था में यह भी काम करता है, नहरें यह भी बनवाता है, लेकिन उसके साथ साथ यह टैक्स लेना भी शुरू कर देता है। इस पे, सिंचाई पर। तो एक टैक्स लिया जाता है हके शर्ब। यह टैक्स किस लिए है, सिंचाई व्यवस्था के लिए। और जितने खेत पर सिंचाई व्यवस्था से जल प्रोवाइड किया जाता था उसके उपज का 1/10 भाग यह टैक्स के रूप में लेता था। यानी जिन क्षेत्रों पर नहरें जाएंगी और जिन क्षेत्रों पर उन नहरों से सिंचाई होगी, वहां से लिया जाएगा एक टैक्स, और वह टैक्स कितना होगा, 1/10, यानी 10% के रेट से। यह परिवर्तन हो गया। इसके अलावा इसने बहुत सारी बागें लगवाई। कहा जाता है कि लगभग 1200 बागें इसने लगवाई, नहरें खुदवाई और कृषि व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया। जो नहरें इसने खुदवाई उसमें 2 नहरें सबसे ज्यादा फेमस है, एक राजवही, दूसरी उलुग खानी। तो 2 सबसे फेमस नहरें हैं। उसके बाद लोदी सुल्तान आते हैं, और लोदी सुल्तान आते हैं अफगान व्यवस्था के साथ, जिसमें सरदारों की भी राजस्व में भूमिका है, सत्ता संचालन में भी अफगानों की भूमिका है। तो इन अफगान सरदारों को बहुत सारी जागीरें दी जाती है। अफगान सरदारों में जैसा हमने बार बार देखा है कि इनकी व्यवस्था क्या थी कि किसी क्षेत्र पर यह लोग शासन व्यवस्था संभालते थे और सारे अफगान अपने अपने क्षेत्र में शासन करते थे। कुल मिलाकर एक जो बड़ा क्षेत्र है उसका एक सुल्तान होता था, लेकिन हर अफगान सेना नायक के पास अपनी शक्ति होती थी।
या हर अफगान सरदार के पास अपनी शक्ति होती थी। तो मिलके इस तरह से यह शासन चलाते हैं। इस वजह से हम देखते हैं कि जो लोदी सुल्तान है, यह लोदी सुल्तान अपनी जागीरों को बांटते हैं, इसके बीच अफगान सरदारों के बीच। और इससे जो खालसा भूमि है, यानी जो शाही खजाने की भूमि है या शाही राजस्व का जो स्रोत है जिससे डायरेक्ट टैक्स सुल्तान को जाता है, वह क्षेत्र धीरे धीरे कम होने लगा। इसके बाद जो सिकंदर लोदी है, इसने आबोआब समाप्त कर दिया और जो पैमाइश है भूमि की वह करवाता है। इसने गजे सिकंदरी को स्थापित किया और यह जो आपका गजे सिकंदरी है, यह मुगल काल तक चलता रहेगा। अकबर के शासनकाल के 30वें साल तक यह व्यवस्था चलती रहेगी। अब यह तथ्य क्यों दिया गया है, क्योंकि इसे भी पूछा है कि कब तक चलता रहा। तो शासन के 31वें साल तक चलता रहा, किसके? अकबर के। उसके बाद जो गड़ा हुआ खजाना था जिस पे टैक्स लिया जाता था, उसको इसने टैक्स से बाहर कर दिया। अब उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। और वहीं जब शासनकाल आता है इब्राहिम लोदी का, तो इसने व्यवस्था स्थापित की कि जो टैक्स है वह खाद्यान्न के रूप में लिया जाएगा। टैक्स दो तरीके से लिया जाता था, एक नगद, एक खाद्यान्न। तो यह व्यवस्था इसने तय की, नगद नहीं लिया जाएगा बल्कि खाद्यान्न ही लिया जाएगा। के बाद हम देखें कि जो तकनीकी व्यवस्था है और जो आर्थिक व्यवस्था है, उसमें किस तरह से परिवर्तन हुए, किस तरह से उनमें विकास हुआ। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि जो मध्यकालीन भारत है, यहाँ जो आय का स्रोत है वह मुख्यतः क्या है? कृषि कर। मतलब पूरी डिपेंडेंसी है कृषि पर। लेकिन बहुत छोटे छोटे स्तर के जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, तकनीकी विकास है, वह भी हमको देखने को मिलता है। यानी कृषि से अन्य क्षेत्रों पर ट्रांसफर हो रहा है इकोनॉमी का। कब? मध्यकालीन भारत के दौरान। और हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की। तो परिवर्तन हो रहा है। इन परिवर्तनों में हम देखते हैं कि जो रहट है, जिसका प्रयोग किया जाता है सिंचाई व्यवस्था में, यह सबसे पहली बार हमको प्रयोग में दिखती है। कब? दिल्ली सल्तनत के दौरान ही। हालांकि इसका जो लिखित विवरण है वह हमको बाबरनामा में मिलता है। और वहीं जो आपके मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जिन्होंने पद्मावत लिखी है, वह 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान भी अवध में यह विवरण देते हैं कि रहट का प्रयोग वहां होता था। तो कुल मिलाकर हम यह देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के काल से ही भारत में रहट का प्रयोग हो रहा था। इसके अलावा जो वस्त्र उद्योग है, उसमें चरखे का उपयोग, यह भी हम देखते हैं कि प्रारंभ हो चुका था। और जो इसामी है, वह अपनी किताब फुतूह उस सलातीन में यह विवरण देते हैं कि चरखा उन्होंने देखा है और उसका उपयोग हो रहा था। तो कुल मिलाकर जो चरखा है, यह भी हमको दिखता है कि 12वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य ही भारत में विकसित हो चुका था। इसके बाद जो रेशम का व्यवसाय है, यह व्यवसाय भी प्रारंभ हो चुका था। और रेशम के कीड़े पालने की जो प्रथा है, यह प्रथा भी दिल्ली सल्तनत के दौरान ही प्रारंभ हो चुकी थी। तो जो सिंचाई व्यवस्था है, उसमें रहट हम देख रहे हैं, वस्त्र उद्योग में चरखे का प्रयोग देख रहे हैं, रेशम उद्योग में कीटों का प्रयोग हम देख रहे हैं। यह सब कुछ दिल्ली सल्तनत के दौरान प्रारंभ हो चुका है। इसके अलावा जो सिक्के हैं, वह बहुत ज्यादा मात्रा में दिल्ली सल्तनत के दौरान जारी किए जाते हैं। शायद आर्थिक विकास जो हुआ वह सबसे ज्यादा हुआ दिल्ली सल्तनत के दौरान। और इस आर्थिक विकास में आप यह ध्यान रखेंगे कि व्यापार का विकास बहुत ज्यादा हुआ था। तो जब व्यापार का विकास काफी ज्यादा हुआ था, तो जो सिक्कों की संख्या है उसमें काफी बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा जो भारत देश था, वहां पर बहुत सारे कारीगर भी मिलते हैं। और इस बात को बाबर भी बताता है। बाबर कहता है कि जो भारत देश है, इस देश में असंख्य कारीगर हैं और भारत को उसने अनंत कारीगरों का देश कहा है। तो इस तरह बाबर भी वर्णन देता है। यानी भारत में जो कारीगर हैं वह बड़ी मात्रा में हमको पहले से ही दिखते हैं। जब कागज की बात हम करते हैं, तो 13वीं शताब्दी में भारत में इसका प्रयोग हमें दिखने लगता है। जो अमीर खुसरो हैं, वह इस बात का विवरण देते हैं कि भारत में 13वीं शताब्दी में कागज का प्रयोग प्रारंभ हो चुका था। इसके साथ साथ सबसे खास चीज हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के साथ। वह क्या? यह समय सूचक उपकरणों का प्रयोग करता है। मतलब ऐसे बहुत सारे समय सूचक, या हम कह सकते हैं घड़ियां, वह चाहे धूप घड़ी हो या कुछ उस तरह की व्यवस्था, वह हमको फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान दिखने लगती है। तो सिक्कों का विकास, कारीगरों की संख्या, कागज का विकास, समय सूचक उपकरणों का विकास, यह सब कुछ भी दिल्ली सल्तनत के दौरान हो चुका था। अब हम आगे देखें, जो दिल्ली सल्तनत का काल है, उसमें जो उद्योग हैं और जो व्यापार है, उनका किस प्रकार से विकास हुआ। तो 7वीं से लेकर जो 10वीं शताब्दी का काल है, यानी मध्य युग भारत का जो यह काल है, इसमें जो अरब जगत है, उससे बहुत सारा व्यापार होता था। मतलब बहुत सारे जो अरब के व्यवसायी हैं, वह भारत में आते थे, भारत में व्यवसाय करते थे।
भारत से वस्तुएं खरीद कर ले जाते थे, भारत में अपनी वस्तुएं लाकर बेचते थे। तो एक तरह से यह स्वर्ण काल कहा जाता है अरब जगत और भारत से व्यापारिक संबंधों का। बहुत सारे व्यापारी आते हैं। ये जो आपके व्यापारी आते थे यह समूहों में आते थे, मतलब ग्रुप बनाकर आते थे, और इस ग्रुप को कहा जाता था तुजारे खास। यह तथ्य भी आप ध्यान रखेंगे। तो तुजारे खास के नाम से यह लोग ग्रुप बनाकर आते थे। इनमें जो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल है, यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ती हैं। वहीं जो लोधी शासक हैं वह खुद व्यापारी वर्ग से थे, तो उस समय भी जो व्यापार की स्थिति है वह काफी बढ़ती है। इसके अलावा हम यह देखते हैं कि बहुत सारी चौकियां स्थापित की गई है, यानी टैक्स कलेक्ट करने के लिए बहुत सारी चौकियां स्थापित की गई थी। इसका मतलब यह कि जो व्यापार है वह बहुत अच्छी मात्रा में हो रहा था और उससे जो टैक्स का कलेक्शन है वह भी हमको बढ़ता हुआ दिखता है। ये जो चौकियां हैं इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? मिनहाजुद्दीन सिराज की जो पुस्तक है तबकाते नासरी, उसमें हमको मिलता है। तो बहुत सारी चौकियां हैं। लोधी स्वयं व्यवसायी वर्ग से हैं। मोहम्मद बिन तुगलक यह व्यापार को खूब बढ़ावा देता है। 4 पहिए वाले रथ, इक्का, नौका निर्माण, यह सब कुछ हमको मिलता है। इसका मतलब यह परिवहन के साधन है, और जब परिवहन के साधन उन्नत अवस्था में है, इसका मतलब जो व्यापार है वह व्यापार भी उन्नत अवस्था में होगा। इस बात की पूरी संभावना है। तो वह भी हमको दिल्ली सल्तनत के दौरान दिखती है। अब हम देख लेते हैं कि जो प्रमुख व्यापारिक स्थल हैं वह कौन से हैं। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा प्रीलिम्स के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मुल्तान की। मुल्तान अपने व्यापारिक मार्गों के लिए, सूर्य मंदिर के लिए, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मुल्तान सूर्य मंदिर के लिए फेमस था। इसके अलावा शेख बहाउद्दीन जकारिया की खानकाह के लिए। तो यह 3-4 चीजों के लिए फेमस है। तो आपका देवल है। देवल कहाँ है? गुजरात में। यह व्यापारिक दृष्टि से बहुत समृद्ध था और यहाँ अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह था। आपको याद हो गुजरात पर हमला किसका? अलाउद्दीन का। वह हमला भी इस बंदरगाह पर अधिकार करने के लिए किया गया था। क्यों? क्योंकि व्यापारिक रूप से यह बहुत उपयोगी था। उसके बाद जो खंभात का क्षेत्र है यह भी अपने विदेशी व्यापार के लिए फेमस था। यहाँ पर एक यात्री है पार्थिमा, उसने वर्णन दिया है। वह कहता है कि हर साल खंभात में लगभग 300 विदेशी जहाज आते हैं। इन जहाजों से जो रेशम है उसका व्यापार होता है और अलाउद्दीन इस खंभात पर भी अधिकार करने का प्रयास करता है। तो खंभात का जो क्षेत्र है वह भी व्यापारिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर हम बात करें अहिनवाड़ की। यह कहाँ है? गुजरात में। यहाँ पर भी व्यापारिक गतिविधियां खूब होती थी और उसके साथ साथ जो व्यापारी हैं उनके लिए यह तीर्थ स्थल के रूप में भी हमको दिखता है। बहुत सारे मुस्लिम व्यापारी यहाँ आकर रहते थे। फिर देवगिरी, यहाँ भी हमला हुआ था। तो देवगिरी भी रत्नों के व्यापार के लिए बहुत फेमस था। यहाँ पर भी हमला किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसके बाद इसने सुल्तान की उपाधि ले ली थी। तो यह हमला भी करता है और जो अमीर खुसरो है वह यहाँ पर एक विवरण देता है क्या कि जो रंग बिरंगे यहाँ वस्त्र हैं उनकी तुलना यह रंग बिरंगे फूलों से करता है। तो देवगिरी भी बहुत फेमस है। फिर जो बंगाल का क्षेत्र है यह अपने चावल के लिए और रेशम उत्पादन के लिए फेमस है। इसका विवरण कौन देता है? एक चीनी यात्री है माहुयान। यह बताता है कि जो बंगाल का क्षेत्र है वह किस तरह से फेमस है चावल के लिए और सबसे ज्यादा रेशम के लिए। रेशम में आप ध्यान रखेंगे कि जो पूर्वी बंगाल है, जो वर्तमान का बांग्लादेश है, यह हमेशा से बहुत फेमस था रेशम के लिए। तो वह क्षेत्र हो गया। फिर हम बात करें बनारस की, तो यह भी फेमस था अपने एक विशेष प्रकार की पगड़ियों के लिए। तो इस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे व्यापारिक स्थल है भारत में जो हमें मध्यकालीन भारत में मिलते हैं और व्यापारिक रूप से बहुत उपयोगी हैं। हम उत्तर भारत की चर्चा अभी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सल्तनत कालीन इतिहास को पढ़ रहे हैं। तो उत्तर भारत में यह प्रमुख क्षेत्र है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों की चर्चा अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि बहुत सारे व्यापारिक स्थल हैं। फिर हम देखते हैं कि जो आयात निर्यात है वह क्या हो रहा है, मतलब खरीदा बेचा क्या जा रहा है, यह भी हम समझ लें। तो पहले हम आयात को देखते हैं। आयात में घोड़े सबसे फेमस हैं जो हमको तुर्किस्तान और ईरान से मिलते हैं। तो तुर्किस्तान और ईरान से घोड़े आ रहे हैं। इसका विवरण कौन देता है? इब्न बतूता और मार्को पोलो। यह बताते हैं कि भारत में बड़ी मात्रा में घोड़े आ रहे हैं तुर्किस्तान से और ईरान से। तो यहाँ हम आयात कर रहे हैं। अस्त्र शस्त्र भी भारत में आ रहे हैं और यह हमको दिखता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान। इसके बाद सूखे मेवे और फल यह भी भारत में आते हैं और ईरान से भारत में अंगूर आ रहा था। और वहीं जो आपका इब्न बतूता है यह बताता है कि जब भी कोई विदेशी भारत में आता था यानी अरब क्षेत्र से, तो वह अपने साथ सूखे मेवे लाता था। तो सूखे मेवे आ रहे थे अरब क्षेत्र से। तो इस तरह बहुत सारी आयात की वस्तुएं हैं।
अब हम निर्यात को देख लेते हैं। हम क्या बेचते थे? तो लोहे के जो हथियार हैं और लोहा, वह दोनों हम बड़ी मात्रा में बेचते थे। और मार्को पोलो इसका विवरण देता है। मार्को पोलो बताता है कि जो लाहौर का क्षेत्र है वह अपने इस्पात निर्यात के लिए काफी फेमस है। फिर हम बात करें सूती वस्त्र, तो यह भी भारत में बड़ी मात्रा में होता है और इसकी चर्चा बाबरनामा में भी मिलती है। तो भारत से बड़ी मात्रा में जो सूती वस्त्र हैं उनका निर्यात होता था। फिर नील का निर्यात, यह भी होता था बड़ी मात्रा में। और जो लाहौर का क्षेत्र है और जो बयाना का क्षेत्र है, यह नील उत्पादन के लिए बहुत फेमस था। तो यहाँ से जो नील है वह विदेशों में बहुत या अरब देशों में बहुत जाती थी। फिर जो अन्य वस्तुएं हैं जैसे जड़ी बूटियां, मसाले, शक्कर, ये जो मसाले वाला पार्ट यह ज्यादा फेमस है दक्षिण भारत, यह हम कभी अलग से देखेंगे। तो दक्षिण भारत के क्षेत्र से जो मसाले का व्यापार है वह बड़ी मात्रा में होता था। लेकिन जो बाकी चीजें हैं इन सब की चर्चा हमें उत्तर भारत में ही मिलती है। बड़ी मात्रा में व्यापार हो रहा था, आयात निर्यात बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। इसीलिए इस काल को कहते हैं कि यह अरब व्यापार के साथ स्वर्ण काल था, क्योंकि यह सारे व्यापार मुख्यतः अरब क्षेत्र से हो रहे हैं। तो व्यापारिक जो गतिविधियां हैं वह बहुत तेजी के साथ बढ़ रही थी। अब हम देखें दास व्यवस्था को। तो दास व्यवस्था के केस में हम देखते हैं कि दासों को एक तो खरीदा बेचा जा रहा है और दासों का उपयोग दो तरीके से हो रहा है। एक सुरक्षा के लिए यानी सैनिक के रूप में भी दासों का प्रयोग हो रहा है। दूसरा शाही सेवा के लिए यानी सेवक के रूप में भी दासों का प्रयोग हो रहा है। तो इस वजह से हम देखते हैं क्योंकि सैनिक के रूप में भी हो रहा है प्रयोग और सेवा के लिए भी, तो पुरुष और स्त्री दोनों हमको मिलते हैं दासों के रूप में जिनको खरीदा बेचा जा रहा है। इल्तुतमिश इस विषय में बताता है। यह कहता है कि जो चीनी व्यापारी हैं वह तुर्की से बहुत सारे दास खरीदते हैं और दासों का व्यवसाय तुर्की में बड़ी मात्रा में हो रहा था। जो अलाउद्दीन है यह भी हिताई दास और तुर्की दास इनका आयात करता था, इनको खरीद कर लाता था और इनसे काम करवाता था। एक युद्ध, दूसरा सेवा, दोनों तरीके के काम होते थे। फिर जो अदन है और जो मिस्र है यह क्षेत्र हमेशा से फेमस था अपने दासों के लिए। यहाँ बड़ी मात्रा में दासों का व्यापार किया जाता था। तो इस तरह जो दास व्यवस्था है वह भी हमको दिखती है और बड़ी मात्रा में न केवल देश के अंदर बल्कि देश के बाहर भी दासों का व्यापार किया जाता था। एक देश से दास खरीदे जाते थे और दूसरे देश में उनको ले जाया जाता था। तो इस तरह जो दिल्ली सल्तनत का काल है उसकी पूरी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको हमने देखा है। ऐसे जो व्यापार व्यवस्था है, टैक्स कलेक्शन का जो रेट बढ़ रहा है, टैक्स कलेक्शन के जो अधिकारी बदल रहे हैं, टैक्स कलेक्शन की जो व्यवस्था बदल रही है, उसके अलावा जो तकनीकी उन्नति हो रही है, आयात निर्यात किस प्रकार से हो रहा है और जो दास व्यवस्था अंत में हमने देखा, यह सब कुछ हमने देख लिया है। तो आपके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्लीज शेयर कीजिए इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। आशा करता हूं यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।